मधुबाला नाम तो सुना ही होगा। मधुबाला, जिन्हें हिंदी सिनेमा की वीनस भी कहा जाता है, वो अपनी खूबसूरती और बेमिसाल एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी आइकन में से एक थी। 1952 में थिएटर्स आर्ट मैगजीन ने मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया था। ये टाइटल उस टाइम पर एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि ये टाइटल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी पॉपुलैरिटी को रिकॉग्नाइज कराता था। उनका ब्यूटी, टैलेंट और फैन फॉलोइंग इतना ह्यूज था कि वो दुनिया में सबसे बड़े स्टार्स में अपना नाम बना चुकी थी। ये रिकॉग्निशन उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी और उनके आइकॉनिक रोल्स का सबसे बड़ा प्रूफ था, और इससे उनका नाम बॉलीवुड में सबसे बड़े स्टार्स में शामिल हुआ। मधुबाला को हॉलीवुड से कुछ ऑफर्स आए थे, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मधुबाला ने अपने करियर में 73 फिल्म्स में काम किया था, और ये साबित किया था कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस भी थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर जॉनर में अपना मैजिक दिखाया, चाहे वो रोमांटिक, हिस्टोरिक, कॉमेडी या ट्रेजिक रोल हो। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल एक्टिंग उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल करता है। उनकी फिल्म जैसे चलती का नाम, गाड़ी, महल, बरसात की रात, मुगले आजम जैसी फिल्म उनकी एक्टिंग स्किल्स को हमेशा हाईलाइट करती है। उनके करियर की सबसे बड़ी हिट जो थी वो थी अनारकली का रोल जो उन्होंने किया था। प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग उस फिल्म का सबसे फेमस सॉन्ग है, जिसमें उन्होंने अपने बोल्ड और फियरलेस अनारकली के कैरेक्टर को एक परफेक्ट तरीके से पोर्ट्रे किया। और ऐसे ही उनके कई सुपरहिट गाने हैं जो आज भी लोगों के दिल में बस चुके हैं। गाने सिर्फ उनकी खूबसूरती का रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग की डेप्थ और वर्सेटैलिटी को भी दिखाते हैं। आज भी उनके सॉन्ग सुनते ही मधुबाला का चार्म और उनका यूनिक स्क्रीन प्रेजेंस याद आ जाता है। मधुबाला के हिट सॉन्ग्स और उनकी टाइमलेस ब्यूटी हमेशा हमारे साथ रहेगी, और उनके परफॉर्मेंसेस कभी नहीं भुलाए जाएंगे। उनका हर गाना, उनका हर सीन एक लेगेसी है जो बॉलीवुड में छुपी हुई है। लेकिन जो चीज सबको याद नहीं रहती वो है उनका असली नाम और उनका शुरुआत का सफर। सारी दुनिया मधुबाला की एक्टिंग और खूबसूरती की दीवानी थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनका असली नाम मुमताज जहान दहलावी था। मुमताज का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम अतुल्ला खान था और उनकी माँ का नाम आयशा बेगम था। मुमताज की 7 बहनें और 4 भाई थे, जहां मुमताज 5वें नंबर पर पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में ही मुमताज ने अपने 4 भाई बहनों को खो दिया था। मुमताज ने अपना बचपन ज्यादातर दिल्ली में ही गुजारा था। उनके पिता, जो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज की वजह से उनके घर में किसी भी बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। बस मुमताज की बहन जहीदा को ही पढ़ाई का मौका मिला। मुमताज ने अपने पिताजी से कहकर ही घर में ही हिंदी, उर्दू और अपनी नेटिव लैंग्वेज पश्तो सीखी। उन्होंने खुद को अच्छे से एजुकेट किया, चाहे उन्हें एक फॉर्मल स्कूल एजुकेशन ना मिली हो। वो बचपन से ही मूवी लवर थी। मुमताज अपने फेवरेट मूवी के सीन्स को अपनी माँ के सामने परफॉर्म करती थी, और फिल्म कैरेक्टर्स को इमिटेट करना और डांस करना उनका फेवरेट टाइम पास था। ये सब करके वो अपने आप को एंटरटेन रखती थी और अपने सपनों को जिंदा रखती थी। उनके कंजर्वेटिव परिवार के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को फॉलो करने की सोची थी। वो फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता अताउल्ला खान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने इस ख्याल को बहुत स्ट्रिक्टली अपोज भी किया था। खान का फैसला 1940 में बदला, जब उन्हें उनकी जॉब से फायर कर दिया गया था सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने की वजह से। उस वक्त मधुबाला की माँ को ये टेंशन थी कि अगर उन्होंने अपनी छोटी बेटी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने दिया तो उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन खान ने अपना डिसीजन बदलने का सोचा और वो अपनी बेटी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने देने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही मुमताज को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में काम मिल गया, जहां उन्होंने खुर्शीद अनवर के कॉम्पोजिशन को गाया। मुमताज तब सिर्फ 7 साल की थी और वो वहां महीने भर तक काम करती रही। इस दौरान उनकी मुलाकात राय बहादुर चुन्नीलाल से हुई, जो बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर थे। चुन्नीलाल को मुमताज से तुरंत प्यार हो गया और उन्होंने खान को सजेस्ट किया कि वो बॉम्बे जाके अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ये स्टेप मुमताज के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। 1941 में खान अपनी फैमिली के साथ मुमताज को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। वो मलाड के एक गांव में रहने लगे। बॉम्बे टॉकीज के मैनेजर चुन्नीलाल से अप्रूवल मिलने के बाद मधुबाला को उन्होंने बसंत फिल्म में जुवेनाइल रोल के लिए असाइन किया, जिसकी सैलरी ₹150 थी।
बसंत जो कि 1942 में आई थी, वो फिल्म कमर्शियली हिट हुई और मधुबाला की एक्टिंग को भी काफी अप्रिसिएशन मिला। लेकिन बॉम्बे टॉकीज में उस वक्त चाइल्ड एक्ट्रेस की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मधुबाला का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इस वजह से खान काफी डिसअपॉइंट हुए और उन्हें अपनी फैमिली को वापस दिल्ली ले जाना पड़ा। वहां उन्होंने टेम्परेरी और लो पेड जॉब्स किए, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी ने खान को बुलाकर मुमताज को जोर भाता में एक रोल के लिए उन्हें सजेस्ट किया। मुमताज को रोल तो नहीं मिला, लेकिन खान ने बॉम्बे सेटल होने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें फिल्म्स में फ्यूचर नजर आने लगा था। मुमताज का करियर फाइनली तब शुरू हुआ जब रंजीत फिल्म्स ने उन्हें 5 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर दिया। मुमताज को इन सब फिल्म में बेबी मुमताज के नाम से क्रेडिट किया गया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। और फिर क्या था, अतुल्ला खान अपनी बेटी के मैनेजर बन गए ताकि वो मधुबाला के सारे फिल्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल कर सके। और मुमताज के मधुबाला बनने की जर्नी में वो ही डिसाइड करते थे कि मुमताज कौन सी फिल्म करेगी और कौन सी नहीं। अतुल्ला खान को फर्क नहीं पड़ता था कि फिल्म कैसी है, अगर पैसे अच्छे मिल रहे होते थे तो। और मधुबाला ने भी कभी कंप्लेन नहीं की थी। इनफैक्ट वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, तभी उन्होंने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए 24 फिल्में साइन कर ली थी। मधुबाला के फादर काफी कंट्रोलिंग थे और उन्होंने मधुबाला के करियर के हर डिसीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा, जिसका असर सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि उनकी लव लाइफ में भी पड़ा। जब मुमताज दिल्ली में थी तब उनका एक दोस्त था लतीफ। कहा यह जाता है कि मुमताज और लतीफ एक दूसरे को पसंद करते थे और जब मुमताज दिल्ली छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो रही थी तो उन्होंने लतीफ को एक गुलाब का फूल दिया एज अ सिंबल ऑफ अफेक्शन। बॉम्बे आने के बाद मुमताज को काफी फेम तो मिला और साथ ही मिला उनका पहला प्यार। कहा यह जाता है कि 1949 की फिल्म महल के वक्त मधुबाला और उनके राइटर एंड डायरेक्टर कमल अमरोही के बीच अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन कमल अमरोही ऑलरेडी मैरिड थे और उनका एक बच्चा भी था और ये सारी बातें अतुल्ला खान को पता था और उन्हें कोई इशू नहीं था। कमल अमरोही मधुबाला को अपनी दूसरी वाइफ बनाना चाहते थे, लेकिन मधुबाला को ये मंजूर नहीं था। वो अपनी जिंदगी किसी और औरत के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। मधुबाला ने कमल अमरोही को कहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, जिसके लिए अमरोही तैयार नहीं थे और इन सब चीजों की वजह से उनका ये रिश्ता टूट गया और फिर मधुबाला ने अमरोही को कभी दोबारा नहीं देखा। फिर 1951 की फिल्म बादल की शूट के दौरान मधुबाला रिलेशनशिप में आई अपने को स्टार प्रेमनाथ के साथ। प्रेमनाथ मधुबाला से शादी करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि मधुबाला हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मधुबाला ने साफ इनकार कर दिया, जिसका मेन कारण था उनके पिता अतुल्ला खान। अतुल्ला खान जिन्हें दोनों के धर्म अलग होने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था और उन्हीं के कहने पर मधुबाला ने ये रिश्ता तोड़ दिया और ये बात खुद मधुबाला की सिस्टर ने एक इंटरव्यू में बताई थी। 1944 की फिल्म ज्वार बता के टाइम मधुबाला की मुलाकात हुई दिलीप कुमार से और 1951 की फिल्म तराना के शूट के वक्त दोनों रिलेशनशिप में आ गए और ये रिश्ता मधुबाला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। इनफैक्ट दोनों की एंगेजमेंट तक हो चुकी थी। मगर ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के रिश्ते का टूटने का कारण मधुबाला के पिता अतुल्ला खान थे। अतुल्ला खान अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बना रहे थे और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस से काम करे, जिसके लिए दिलीप कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। फिर आया बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर का इंसिडेंट, जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। नया दौर जिसमें दिलीप कुमार के अपोजिट कास्ट हुई मधुबाला। फिल्म 10 दिन शूट हो चुकी थी और फिर 40 दिन का शूट था भोपाल में, लेकिन अतुल्ला खान आउटडोर शूट के लिए अग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि शूट बॉम्बे में ही हो, जिस वजह से एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ अतुल्ला खान और बी आर चोपड़ा के बीच और इस वजह से मधुबाला को उस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया वजंतीमाला से। और इसके बाद अतुल्ला खान ने इस फिल्म को बंद करवाने के लिए बी आर चोपड़ा पर केस कर दिया, लेकिन जब इस केस की हियरिंग हुई तो दिलीप कुमार बी आर चोपड़ा के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि 40 दिन के शूट के लिए भोपाल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और इसके बाद मधुबाला ये केस हार गई, जिसके बाद मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते खराब हो गए। कहा यह जाता है कि मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन
शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो उनके पिताजी से माफी मांगे और गले लगा लें, लेकिन दिलीप कुमार ने इससे साफ इनकार कर दिया था और कहा कि वो अपने फादर को छोड़कर उनके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। इसी के साथ उनका रिश्ता टूट गया। दोनों मुगले आजम की शूट कर रहे थे और इस वजह से बहुत ऑकवर्डनेस रहता था दोनों के बीच। इस फिल्म के दौरान एक शूट था जहां पर सलीम अनारकली को जोर से थप्पड़ मारता है। कहा यह जाता है इस सीन के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला को सच में एक जोर से थप्पड़ मार दिया था, जिस पर पूरा सेट सहम गया था। अगर वो कोर्ट केस नहीं हुआ था तो दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी हो गई होती। उसके बाद मधुबाला काफी वक्त तक अकेली रही। उसके बाद फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूट के दौरान उनकी मुलाकात हुई किशोर कुमार से। किशोर कुमार का डिवोर्स हो चुका था और वो मधुबाला को बहुत पसंद करते थे। वो मधुबाला को इम्प्रेस करने में जान लगा देते थे और मधुबाला भी उन्हें पसंद करने लगी थी। फिर उन्होंने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया और 9 अक्टूबर 1960 में दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। लेकिन ये रिश्ता भी मधुबाला की जिंदगी की तरह परफेक्ट नहीं था। किशोर कुमार ने शादी के बाद मधुबाला से दूरी बना ली और वो इन्हें इग्नोर करने लगे। मधुबाला ने पूरी इंडस्ट्री से एक बात छुपा कर रखी। जिस मधुबाला से सबको इतना प्यार था, उनके दिल में छेद था। मधुबाला को बचपन से ये डिफेक्ट था, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर दिल में छेद कहते हैं। ये बात उन्हें 1954 की फिल्म चालाक की शूट के दौरान पता चली। उनकी तबीयत पहले भी शूट के दौरान कई बार खराब हुई, जहां वो बेहोश हो जाती थी और फिर खून की उल्टी होती थी। लेकिन मधुबाला के फादर अतुल्ला खान ने इस बात को छुपाया ताकि उन्हें फिल्मों में काम मिलता रहे। मधुबाला को डॉक्टर्स ने कहा था कि वो आराम करे और फिल्म में कम करे, लेकिन मधुबाला की बहन ने ये रिवील किया है कि वो अपने फादर को बोलती थी कि वो डॉक्टर की बात ना सुने और उनके बिहाफ पर मूवी साइन करे, क्योंकि उन्हें लगता था वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि अतुल्ला खान उनका ध्यान नहीं रखते थे। उनका हॉलीवुड का ऑफर रिजेक्ट होने और बी.आर. चोपड़ा की फिल्म बॉम्बे में ही शूट करने का सबसे बड़ा रीजन मधुबाला की हेल्थ ही था और इस राज की वजह से कई रिश्ते खराब हुए। मधुबाला की तबीयत दिन पर दिन बहुत खराब हो रही थी। फिल्म मुगले आजम की शूट के दौरान अनारकली को एक लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। वो जंजीरें असली थी, जिस वजह से उनके हाथ और पैरों पर निशान पड़ गए, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। मधुबाला ने अपनी बीमारी का इलाज भी करवाना चाहा, लेकिन उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इसलिए जब किशोर कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे तो मधुबाला ने अपनी बीमारी के बारे में बता दिया था। अतुल्ला खान चाहते थे कि एक बार ये लंदन से वापस आ जाए, फिर इनकी शादी करा देंगे, लेकिन दोनों लंदन जाने से पहले शादी करना चाहते थे और प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने के बाद दोनों साथ में लंदन गए थे डॉक्टर्स के पास। लेकिन वहां जो खबर मिली उसने सबका दिल तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि मधुबाला के पास सिर्फ 2 साल बचे हैं जीने के लिए, जिसने किशोर कुमार का दिल तोड़ दिया। वापस आने के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को अपने परिवार के साथ रखा, लेकिन उनके और उनके परिवार के बीच झगड़े होने लगे। इस वजह से मधुबाला किशोर कुमार के एक फ्लैट में आकर रहने लगी, लेकिन किशोर कुमार वहां भी कम रहते थे। इनफैक्ट वो सारा टाइम अपने काम पर ही रहते थे और मधुबाला अकेली रह गई। मधुबाला अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने पिता के घर वापस आ गई। उनकी दिन पर दिन और हालत खराब होती गई। उनका नाक और मुंह से भी खून निकलने लगा, जिस वजह से उनका वक्त वक्त पर खून निकाला जाता था। किशोर कुमार उनसे मिलने तो आते थे, लेकिन वहां रुकते नहीं थे। किशोर कुमार उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पे करते थे, लेकिन मधुबाला को तो उनका वक्त चाहिए था। मधुबाला की बहन मधुर ने कहा था कि वो शायद खुद को दूर रख रहे थे ताकि उनके जाने के बाद उन्हें कम दर्द हो। मधुबाला की तबीयत जब थोड़ी ठीक हुई तो वो चालाक फिल्म के शूट पूरा करने के लिए सेट पर पहुंची, लेकिन जैसे ही शूट शुरू हुआ वो वहां बेहोश हो गई। मधुबाला अक्सर कहती थी वो जीना चाहती थी। इस बीमारी की हालत के वक्त दिलीप कुमार भी उनसे मिलने आए। तब उनकी शादी हो चुकी थी सायरा बानू से और मधुबाला ने कहा था। और फिर 23 फरवरी 1969 का वो वक्त आया जब मधुबाला ने आखिरी सांस ली। उनके आखिरी वक्त में किशोर कुमार उनके साथ तो थे, मगर वो अकेली थी और उन्हें एक मुस्लिम सेमेट्री में दफनाया गया। काफी लोग थे वहां, मगर एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने वहां पर एक गुलाब का फूल चढ़ाया, जो मधुबाला ने उन्हें बचपन में दिया था।
वो लतीफ थे और हर साल 23 फरवरी को वो वहाँ एक गुलाब का फूल छोड़ जाते थे। मधुबाला, जब भी उनका नाम आता है तो दिमाग में एक खूबसूरत एटर्नल फेस याद आ जाता है। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास घूम रही थी। लेकिन जो दुनिया ने देखा वो उनकी सिर्फ एक कहानी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों, अपनी जिंदगी और अपने दर्द के लिए भी। उन्होंने कभी किसी को ये दिखाया नहीं कि वो कितनी तकलीफें उठा रही थी अपनी हेल्थ की वजह से, अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। लेकिन हर पल हर दिन वो अपनी मुस्कान के साथ दुनिया को अपने जज्बात दिखाती रही। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर दिल जीत लिया। उनका जुनून और डेडिकेशन सबको प्रभावित कर गया। और सबसे ज्यादा ये जो बात थी कि उन्होंने अपनी कहानी कभी किसी के लिए नहीं बदली, अपनी दुनिया को अपने तरीके से जीना सीखा, चाहे जो कुछ भी हो। दुनिया उन्हें एक आइकन के रूप में याद करेगी, लेकिन उन्होंने कभी असली खुद को, अपने सपनों को और अपनी आत्मा को समझना नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा लेसन था, हमेशा अपने सपनों और अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखो और अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। उन्होंने प्यार किया, दर्द सहा और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और उन्होंने ये दुनिया को सबसे खूबसूरत तरीके से दिखाया। अपने चेहरे के पीछे अपना असली रंग छुपाया। आज भी हम जब भी मधुबाला के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनकी हिम्मत और उनकी कहानी को याद करते हैं। उन्होंने जो अपनी लाइफ को मीनिंग दिया वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी, सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपने सपनों के लिए अपनी जान तक लगा चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला की कहानी। तो अगर आप भी अपने सपनों की तरफ अपना सफर शुरू कर रहे हैं तो उनसे सीखें। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, अपने सपनों को अपने तरीके से जियो, क्योंकि मधुबाला की तरह अपने सपनों को जीना ही असली जीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और इंस्पायरिंग कहानी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।